नमस्कार, DN 100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता प्रस्तावित प्रारूप पर परिचर्चा पर मंगलौर पहुंचे खुर्शीद अहमद। देखिए, मेरा इत्तेफाक हुआ विकास नगर के अंदर जो UCC की बैठक थी उसके अंदर बातचीत करने का मौका मिला और हम लोग अभी देहरादून से आए हैं और देहरादून से मेरे साथ में आपको से दिल्ली है। हम लोग पहले वहां पर शामिल हुए करियर शरीफ के अंदर और अब आप लोगों के बीच में जरा सा गौर फरमा लीजिए, सुन लीजिए बात अच्छी तरह। तो दो बातें मेरे सामने आई विकास नगर के अंदर। कमेटी के साहिबान ने फरमाया, एक बात ये थी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो बाकी जितने लॉज हैं वो एब्रोगेट हो जाएंगे। सर ये बात थी ना, बाकी लॉज एब्रोगेट हो जाएंगे जो पर्सनल लॉ, क्योंकि एक ही कानून चलेगा, दो कानून नहीं चलेंगे। तो जब पर्सनल लॉ खत्म होंगे तो खाली मुसलमानों के पर्सनल लॉ खत्म नहीं होंगे, हमारे हिंदू भाइयों के भी पर्सनल लॉ खत्म होंगे, हमारे सिख भाइयों के भी पर्सनल लॉ खत्म होंगे, हमारे ईसाई भाइयों के भी सिख पर्सनल लॉ खत्म होंगे। दूसरी बात, कमेटी में जब बात हुई तो ये बात सामने आई कि जो पर्सनल लॉ है उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें से क्या क्या चीज हटेगी, क्या क्या चीज रहेगी, ये हमारे सामने अभी कोई तस्वीर नहीं है, किसी को नहीं पता इस बात के। उसके लिए हमें जो पता है वो ये है कि 1867 के अंदर जब यहां पर पुर्तगाल की हुकूमत थी, गोवा उसकी डोमिनियन थी, वहां पर पर्सनल सिविल लॉ करके वो कानून बना। उससे ही हमें, क्योंकि अभी तक हमारे सामने हमारे कमेटी का कोई ड्राफ्ट नहीं है कि व्हाट दे आर गोइंग टू चेंज इन आवर पर्सनल लॉ, ये किसी को नहीं पता। अब हमारे सामने वो लॉ है, वो क्या लॉ है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का। एक तो बात ये समझ लीजिए कि जिस वक्त गोवा के अंदर वो कानून लगाया गया तो यहां पर ये फ्री इंडिया नहीं थी, वो गोवा के अंडर में थे, वो गोवा की हुकूमत थी वहां पर। उन्होंने जो कानून बनाया है वो आज की परिस्थिति के अंदर, आज के पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं बनाया। एक बात तो ये है कि उन्होंने आज के पर्सपेक्टिव में कानून नहीं बनाया। आज हम 75 साल हमें आजादी को हो गए हैं, तो आज का पर्सपेक्टिव जो है वो गोवा के कानून के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है भाई, बात ये है, गलत है? एब्सोल्युटली राइट। ठीक है भाई, एक बात। दूसरी चीज ये है कि मैंने उसको स्टडी किया, जानने का तरीका हमारे पास कुछ नहीं था। बशीर भाई है वहां पर गोवा के अंदर, मैंने उनको फोन करके पता किया कि भाई हमारे मुसलमान भाई जो वहां रहते हैं उनके साथ इस कानून के तहत क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तो समझ लीजिए, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात जो समझने की है, देखो भाई टाइम दो थोड़ा सा ना, बात समझिए। नहीं, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, आराम से आवाज आ जाए। ठीक। उसमें सबसे पहली बात यह आई सामने कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है। लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। एक महीने का वो नोटिस देते हैं, एक महीने में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर उसके बाद उनकी शादी वहां पर रजिस्टर होती है, सॉलेमनाइज की जाती है कोर्ट के जरिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सॉलेमनाइजेशन पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सॉलेमनाइजेशन जो होता है, शादी की जो मान्यता होती है, वो या तो निकाह होता है भाई हमारे यहाँ पर, हिंदुओं के यहाँ पर जो फेरे होते हैं वो होता है, क्रिश्चियन के अंदर जो है वहां पे रिंग सेरेमनी होती है, चर्च के अंदर उससे होता है, बुद्धिस्ट के अंदर बुद्धा की जो मूर्ति के सामने जाकर के वो जो क्रियाक्रम होता है उससे होता है।
और सरकारों के अंदर, हमारे सिख भाइयों के अंदर, वो चर्च के अंदर उसके अंदर गुरुद्वारे के अंदर जा करके जब उनके जो वो होती है क्रिया जो होती है, उसके बाद उनका होता है सोलमनाइजेशन। तो मुझे कमेटी से ये जानना है कि ये सोलमनाइजेशन आप जो हम लोगों का सोलमनाइजेशन का तरीका है निकाह का या फेरे का, उसको एक्सेप्ट करेंगे या कोर्ट का जो सोलमनाइजेशन है उसका एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ कमेटी से। क्योंकि सोलमनाइजेशन के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आप हमारे शरीयत के कानून के हिसाब से जो निकाह है उसका मानते हैं या नहीं मानते हैं, या ये है कि कल कोर्ट में जाकर के अंदर जाकर के ये बात आती है कि भाई आप निकाह कर दो, आपने निकाह की मान्यता नहीं है, कोर्ट में जब तक कि आप शादी नहीं करेंगे वो मान्य होगी, आपका निकाह मान्य नहीं होगा। ये चीज जानना बहुत जरूरी है पहले। इसके बाद डिवोर्स, वहां पर ये है डिवोर्स का मामला कि वहां पर ये कानून है गोवा के अंदर कि जो पत्नी है उसका 50% का राइट है जायदाद के अंदर। अगर किसी वजह से कोई हस्बैंड तलाक देता है तो उसकी 50% जायदाद उस औरत के नाम होगी। समझ रहे हो ना बात भाई? इसलिए यही वजह है कि वहां पर लोग तलाक नहीं देते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम होगी। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसे हालात हैं कि आपको इमीडिएट जो शादी है उसकी डाइल्यूशन की जरूरत है, तो उस हालात के अंदर वो तलाक किस तरह से होगी? क्योंकि तलाक करने के लिए कोर्ट के अंदर कम से कम 8 साल 10 साल लगते हैं, मगर इस्लाम की शरीयत के हिसाब से अगर कोई तलाक होती है तो वो पीरियडिकली 3 महीने के अंदर हो सकती है। तो ये कानून बेहतर है या वो कानून बेहतर है जो गोवा के अंदर? मेरी बात तवज्जो से सुन लेना भाई। तीसरी चीज उस गोवा के कानून के अंदर ये है कि 21 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना है। हमारा जो ये समाज है, हमें अपने समाज के हिसाब से चीजों को देखना है। हमारे यहाँ पर जो बच्चा है आजकल, क्योंकि एक खुलेपन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, टीवीज और ये सब चीजों का दौर है, फहाशत का दौर है। इस दौर के अंदर 10 से लेकर के 12 साल का बच्चा एक तरह से बालिग हो जाता है। ही नोज एवरीथिंग, हर एक बात को जानता है वो, क्योंकि उसके सामने वो सारी चीजें आ रही। शादी की उम्र जिस वक्त तक आती है उसकी और उसका कोई ताल्लुक हो जाता है, मान लीजिए वो 18 साल का है और लड़की भी 18 साल की है, उन्होंने आपस में शादी कर ली। जब तक वो 21 साल का नहीं होगा लड़का, तब तक मैरिज रजिस्टर नहीं हो सकती, कानूनी एतबार से उसकी मैरिज नहीं हो सकती। जब वो मैरिज नहीं हो सकती है तो उस हालात के अंदर उसका निकाह भी नहीं है, उसकी कोर्ट में भी मैरिज रजिस्टर नहीं है, तो 3 साल तक वो क्या करेगा? ज़िनाखोरी करेगा, क्या करेगा? हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर तसव्वुर है हलाल का और हराम का। मैं सिर्फ शादी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, बाकी बात फिर मैं जरा सी और करूँगा। तो हमारे यहाँ पे हराम हलाल का तसव्वुर है। अगर किसी वजह से निकाह नहीं होता है तो वो चाहे 7 समुद्र के अंदर भी उसने अपना सब कुछ किया हुआ हो, हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि निकाह ही एक ऐसा जरिया है जो इस्लाम के अंदर शादी का बंधन को बांधता है। नहीं, कमेटी के पास मैंने कम से कम 20 सुझाव भेजे थे। संक्षेप में बात करेंगे, आपके सारे सुझाव मैंने पिछली बार भी आपको कहा, सारे सुझाव हमें मिले हैं, बड़े गंभीरता से वो सारे हमने पढ़े हैं और रखे हैं। उसके चलिए वो बहुत शॉर्ट में बात करके एक बात खत्म कर देता हूँ। उसके अलावा
तो मेरी एक कहाँ बात का आप बात सुनिए, जी। कहाँ क्या प्रचलन है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, इसके स्थान पर कोई, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने कहा वहाँ पे 21 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो आप अगर इसे ऐसे कहें कि अगर विवाह हो गया, निकाह हो गया, तो उसका इमीडिएटली जो भी तय उम्र है उसका इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप ऐसा सुझाव रखेंगे तो समिति को बहुत लाभ होगा। चलिए मैं यही सुझाव एक रखना चाहता हूँ कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन की उम्र शादी की वो 18 साल की, मेरा ये सजेशन। दूसरा एक सजेशन मेरा ये है कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है सारी की सारी, इसके अंदर सारे मज़ाहिब के लोगों को एक आपका पैनल डिस्कशन होना चाहिए, उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए जिसको आप कुरीति कहते हैं हम लोग, उन कुरीति के ऊपर डिस्कशन हो करके एक कंसेंसस होना चाहिए, ताकि फिर बाद में वो खुद ही वो समाज, मेरा सबसे मशवरा है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई कुरीति है तो हमारा समाज उसको खुद छोड़ दे, कानून बनाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद छोड़ दें उसे बात को। भाई इससे मुत्तफिक हो आप बात से या नहीं हो, कि हम अगर कोई हमारे अंदर गलती है उसको हम छोड़ दें और उसके बाद जो है कानून बनाने की उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो यही सजेशंस मैंने आपको देने हैं सब, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोगों की एक पैनल डिस्कशन कराइए, ताकि जो आपकी कमेटी के सजेशंस हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर सकें, अपनी बात बता सकें। इन्हीं बातों के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। ये समिति वास्तव में आप लोगों से सुझावों को सुनने के लिए ही आई है, और आपकी कही हुई हर एक बात को गंभीरता से नोट भी करा जा रहा है और उसका संज्ञान भी लिया जा रहा है। दूसरी चीज, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि खुशी जिले की जो कुरीतियाँ हैं उन पर ऐसा लगता है कि उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन होना चाहिए कि कोई अगर कुरीति है तो उसे कैसे समाज से दूर करा जाए। तो ऐसी चीज़ों पे अगर कोई अपने सुझाव देंगे तो बहुत अच्छा होगा।